राज सैनी। बोले भाई। हेलो जी भाई। प्रणाम सर, है ना? जी बोलिए, क्या हाल चाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मैं तो हिंदू, आप मुसलमान, ठीक है? थोड़ा तो जोर से बोलें और साफ बोलें ताकि हमें पता लगे कि आप क्या कह रहे हैं, तभी तो जवाब देंगे। आवाज़ नहीं आ जी रही? हाँ, आवाज आवाज़ बहुत नहीं आ हल्की रही? है, थोड़ा मेरे ख्याल से करीब कर ले माइक। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा ओहो आवाज़ कम हो गई। जी अल्लाह शिफा दे। मैं आपसे एक सवाल था, पूछ सकता हूँ क्या? जी जी बोलिए। आप जैसे कि आप तो मुस्लिम है, मैं हिंदू, ठीक है? तो आपके मतलब आपके सामने कोई इंसान आएगा तो आप किस नज़रिए से देखेंगे उसको? बाय रिलीजन देखेंगे, बाय ह्यूमन देखेंगे? आप मेरे सामने आए, मैंने आपकी अवभगत ही की, आपसे पूछा भाई क्या हाल चाल है, आपने कहा मैं बीमार हूं, अभी एक्नॉलेज इस्लाम साहब ने आपको दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अब ये ये इज्जत और एहतरामी तो है, जबकि आपके बारे में हमें पता चल गया कि आप मुसलमान नहीं हैं। नहीं मतलब मैं एक्चुअल में एक्स मुस्लिम के वो जो बोल रहे थे उसके ऊपर बोल रहे थे कि उनके अंदर नहीं, ये तो आपका, ये तो एक्स मुस्लिम क्या बोल रहे हैं उसको छोड़िए, एक प्रोपेगेंडा है, ये तो लाइव डेमो हो गया ना कि आपने खुद ही ये कहा कि मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं। फिर उसके बाद आपने कहा, और नाम से भी पता चल रहा है, नाम से कहा कि आप बीमार हैं, और एक्नॉलेज इस्लाम साहब जो मुसलमान हैं उन्होंने आपको दुआ दी, जो दुआ मुसलमान को देते हैं वो दुआ दी। तो अब मुझे बताइए कि इससे ज्यादा एहतराम और इज्जत पॉसिबल है, खुसूसन इस वर्चुअल मुलाकात में? हाँ, आप हमारे सामने होते तो हम आपसे हाथ भी मिलाते उठकर, आपको अपनी जगह बिठाते। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं बस वही पूछना चाहता था। नहीं मतलब एक्चुअल में मैं देखे ना, अब एक्चुअल में क्या है कि जो ये एक्स मुस्लिम है ये बहुत ज़्यादा गलत फेथ फैला रहा है, तो मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे काफ़ी मित्र मुस्लिम ही है, उनका ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है जैसा वो बताते, वो थोड़ा सा अलग है उनका। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने आकर हमसे सीधा सवाल कर लिया और लाइव डेमो खुद ब खुद मिल गया है। इसमें हमारी कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले सवाल किया फिर हमने डेमो दिया, वो डेमो पहले हो गया था, सवाल बाद में आया। तो हमारे ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से ऐसा नहीं है कि उनसे ताल्लुकात नहीं है, बल्कि हमारे बहुत से काम गैर मुस्लिमों से होते हैं, बहुत से काम मुसलमानों से होते हैं। यानी ये एक इंसानी सोसाइटी है, एक इंसानी कुंबा है, ठीक है? इस सोसाइटी में एक दूसरे की जरूरत पूरी करता है। इसका ताल्लुक फिर ये नहीं होता कि यार नहीं, मेरी जरूरत जो है ना सिर्फ मेरे मजहब वाला करेगा या मेरे धर्म वाला करेगा, तो फिर आप कैसे जिएंगे? आपको अगर एक सोसाइटी में रहना है तो हर तरह के लोगों से आपको ताल्लुक रखना पड़ेगा, और उसके बगैर आप सोसाइटी में नहीं जी सकते। तो अगर मान लीजिए हमारा ये छुपावा कहीं से कोई अकीदा होता ना कि नहीं जी हिंदू आएगा ना तो उसको नफरत करनी है, तो फिर आपको वो दुआ ना दी जा रही होती जो हम एक मुसलमान को देते हैं, जो हम अपने छोटों बड़ों को देते हैं। राज सैनी साहब, मैं आपको एक और एग्जांपल यानी पास्ट से देना चाहूँगा कि आप जाके सर्च करेंगे यानी कि मतबा नवल किशोर के बारे में, ठीक है? ये एक गैर मुस्लिम का जो है प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है? प्रिंटिंग लखनऊ के अंदर हुआ करता था। प्रिंटिंग प्रेस, मतबा प्रिंटिंग प्रेस, नवल किशोर नाम है जी। नवल किशोर का प्रिंटिंग प्रेस था लखनऊ में, ये यानी कि आज़ादी से पहले की बात हो रही है। आप देखेंगे कि मोर देन 70% जो मुसलमानों की किताबें यूपी के अंदर, देवबंद हो चाहे वो बरेली के हों या अदब की किताबें हों, अरबिक की बुक्स हों, ये सब जो है वो बहुत बड़ा यानी कि मोर देन 50% किताबें वहीं से छप के आती थी। वहीं जो है लोग अपनी किताबें लिखने के बाद उनको भेजते थे कि आप छापें इस किताब को, ठीक है? हालांकि वो क्या थे, वो एक नॉन मुस्लिम थे वो, और वो किताबें किस टॉपिक्स पे छापते थे, वो हमारे यानी इस्लामिक टॉपिक्स पे छापते थे। यानी कि उसमें बहुत सारी किताबें जो रिलीजन की भी होती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो पोएट्री की किताबें। जी, तो ये देख सकते हैं राज सैनी भाई। तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ये एक्स मुस्लिम्स है ना, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने मफाद के लिए, अपने बेनिफिट्स गेन करने के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं। तो उसको आप अगर उनसे आप कुछ सीखना चाहेंगे तो वो मतलब आई डोंट थिंक वहां से कोई एक चीज भी पॉजिटिव कोई इंसान सीख सकता है, क्योंकि वो एक एजेंडे पे, एक प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। तो उनके इंटेंशन के अंदर ही जो है वो हेट्रेड है, उनका मकसद ही जो है वो हेट फैलाना है। तो वहां से तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता।
माशाल्लाह मेरे भाई, इनकी वैसे मुझसे इनकी सिंसियरिटी बड़ी अच्छी लगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं जब इतना सुनता रहा तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली ही देखा जाए, तो माशाल्लाह गुड, अच्छी बात है। दैट्स गुड जी। हाँ, ठीक है, सर मैं राज आप सैनी साहब कोई और सवाल? सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ आप, अगर आपके जी पास वक्त है तो? जी जी। देखिए सर, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि इस्लाम थोड़ा शांत रिलीजन, लेकिन वो इंसिडेंट देखता हूँ ना तो, और जो दिखाते हैं मतलब न्यूज चैनल में, तो थोड़ा डर लगने लगता है। देखिए, न्यूज चैनल के बारे में मुझे एक बात बताएं, आप दो चीजों को न्यूज चैनल से माइनस कर दें, मुसलमान और पाकिस्तान। मुझे बताइए कि न्यूज चैनल के पास क्या बचेगा? कुछ है उनके पास दिखाने के लिए? नहीं नहीं सर, मैं वो भी ठीक है, आप सही बोल रहे हो। मैं जानता तो हूँ कि देखिए हमें, बुरा इंसान, देखिए बुरा इंसान हर धर्म में हो सकता है, वो ऐसा राइट, कुछ नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि बहुत से मुसलमानों को आप पाएंगे कि वो अपने धर्म के ऊपर, अपने दीन के ऊपर नहीं चलते। क्या मुसलमान शराब नहीं पीता है? बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं, लेकिन इससे ये तो लाजिम नहीं आता, ये तो जरूरी नहीं कि अब इस्लाम ने शराब को ओके कर दिया इसलिए मुसलमान शराब पी रहा है। मुसलमान जो है बहुत से ड्रग्स लेते हैं, बहुत से उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो उसको बुनियाद बनाकर आप पूरी सोसाइटी को पेंट नहीं कर सकते कि सारे ऐसे ही होंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको फिर भी बता दूं, आपकी तरफ से शोर आ रहा है तो भाई इनको टेम्परेरी जो है जरा सा म्यूट कर दें, शोर की वजह से फिर। हाँ, अगर आप ओवरऑल आज भी देखेंगे, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ओवरऑल आज भी देखेंगे, हिस्टोरिकली देखेंगे, तो आप मोरली मुसलमानों को बेहतर पाएंगे नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में। आप हिस्ट्री में चले जाएं या आप इस वक्त मौजूदा हालात देख लें। चलें, अब हिस्ट्री तो एक लंबा टॉपिक है, मौजूदा हालात में देख लीजिए। इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजरायली और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। मैं नहीं समझता कि इतने ओपनली बच्चों को कभी इस तरीके से मारा गया होगा जिस तरीके से यहूदियों ने मुसलमानों के बच्चों को मारा है। ठीक है, टारगेट करके मारा है। तो और ये दो चार नहीं है, ये 20-25 हजार की तादाद में है। ठीक है, और ये उनकी रिलीजियस टीचिंग्स है, तलमूद में और इसी तरीके से बहुत सी जगह बाकायदा इसकी टीचिंग्स है कि बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं खाना है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अब उसके बाद आ जाएं क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियनिटी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो आपके ऊपर यानी हिंदुओं के ऊपर भी जुल्म करने के लिए जिम्मेदार है। अफ्रीका के लोगों को गुलाम क्रिश्चियंस ने बनाया था। पूरा जो कॉलोनियल निजाम है उसको वो इंस्पायर्ड बाय क्रिश्चियनिटी है। तो आप आज भी देख लें कि जो क्रिश्चियंस हैं कि जो अब कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल चुके हैं, तो उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म इजाद कर दिया, क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ी। चाहे वो अपनी क्रिश्चियनिटी के ऊपर 100% अमल ना कर रहे हो, लेकिन न्यू कॉलोनियलिस्ट वही है। वो देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए जमीन के नीचे कुछ खजाने हैं, तो आसमान के ऊपर से बम बरसा देंगे। ये न्यू कॉलोनियलिज्म है ना। आपकी दौलत को हड़प कर जाएंगे, आपको कहेंगे कि नहीं हमारा निजाम अगर तुम अपने मुल्क में नाफिज नहीं करोगे तो तुम रह नहीं सकते। बनाएंगे निजाम हम, लिखेंगे हम, लेकिन नाफिज होगा तुम्हारी जमीन के ऊपर। ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, ये आपने ईसाइयों का हाल देख लिया। अब मैं आ जाता हूं निहायत पर्टिकुलर मिसाल के ऊपर, इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज। इसमें आप देखें, आपको इक्का दुक्का इंसिडेंट दोनों तरफ से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मेजोरिटी देखेंगे तो मुझे बताइए कि प्रोवोक किधर से किया जाता है। मसलन जुलूस निकल रहा है, प्रोसेशन हो रहा है कोई मजहबी, और आमतौर से मजहबी जुलूस निकलता है हिंदुओं के मुख्तलिफ त्योहारों के ऊपर। तो आप देखेंगे कि हिंदू नौजवान आज गुज़िश्ता 20-25 साल के अंदर अंदर ही हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले जुलूस निकलता था, पीसफुली निकलता था। अब क्या होता है, डीजे के साथ निकलता है, वहां जाकर मस्जिद रास्ते में आ जाएगी तो फौरन डांस शुरू हो जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अभी हैदराबाद में जो एक बीजेपी की कैंडिडेट है, तीर चलाने की, उसने क्या किया, एक मस्जिद के सामने उसने तीर चलाने का जेस्चर बनाया और वो वायरल हो गई, और वो वीडियो पूरी मशहूर हो गई। भाई क्या जबरदस्त। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने किसी मुस्लिम गए से गए पॉलिटिशियन को देखा है कि वो किसी मंदिर के सामने से जुलूस निकाल रहा हो और उसने इस तरह का जेस्चर दे दिया हो? नहीं। तो हम आज भी अगर देखते हैं तो ओवरऑल जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपनी मोरालिटी को मजबूती से पकड़े हुए है।
ये चीज है जो जो जिनको आप एक्स मुस्लिम कह रहे हैं उनको बाकायदा खड़ा किया गया। किन लोगों ने खड़ा किया? मसलन आर्य समाजियों ने खड़ा किया, तुफैल चतुर्वेदी जैसे लोगों ने खड़ा किया, उनको नीरज अत्री जैसे लोगों ने खड़ा किया कि यार हमारी बात तो नहीं हो रही है, हम इनको लेकर आते हैं और इनको पैसा देते हैं। देखिए पैसे के नाम पर कोई भी बिक सकता है, तो ये पैसे के नाम पर बिक गए। घर में रोटी नहीं थी, बाहर आए तो बोटी भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, दोनों काम हो रहे हैं, तो वो हरकत क्यों नहीं करेंगे? तो असल बात यह है कि ये जो 10-15 एक्स मुस्लिम आपको दिख रहे हैं ना चैनल के ऊपर, ये मुल्क नहीं चलाएंगे, ये मुल्क में बदअमनी का सबब बनेंगे। असल आपको और आपके पड़ोसी मुसलमान को साथ में रहना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि यार देश पहले है, अगर आप ये समझते हैं देश पहले है, तो फिर देश का हर बाशिंदा पहले है और उसका हर सिटीजन पहले है और उसके हुकूक पहले हैं। तो ये जिम्मेदारी फिर आपकी होगी कि भाई ऐसा है कि हम आपस में पीस एंड हार्मनी के साथ रहें और इस तरह की किसी भी वाकये को अवॉइड करें कि जिसमें कम्युनल टेंशन हो जाए। चूंकि आपके नजदीक देश पहले है तो फिर देश को पहले रखिए। अगर कम्युनल टेंशन होगी तो देश फिर बाद में चले जाएगा, कम्युनिटी पहले आ जाएगी और ईगो पहले आ जाएगी। दैट्स ऑल। नहीं, मैं भी मतलब देखिए, मैं एक्चुअली में इन चीज़ों बिलीव नहीं करता कि कोई हेट होती है किसी रिलीजन को लेकर। कोई कि सब रिलीजन शांति से रहना चाहता है, कौन फालतू में किसी से साथ लफड़ा करना चाहेगा? कि नफरत का तो कोई अंत नहीं होता ना। अब जैसे वो इजराइल है, वो मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। अब कोई वेस्टर्न कंट्री उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। अगर वही कोई इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ होता तो ये बड़े-बड़े ज्ञान देने लग जाते कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन वो भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें आपके जो इस्लामिक कंट्रीज के जो वैसे के बड़े-बड़े जो मेंबर है, जो ऑयल में इकोनॉमी जिनकी अच्छी है, सऊदी हो गए, तो ये भी तो कुछ नहीं कह रहे ना। ये भी तो साथ बैठे। ये अगर हम उनका कभी दिफा नहीं करते। वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल है भाई, हम तो कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप भी जानते हैं कि आप अगर देखें तो ऑयल में सबसे ज्यादा इंपोर्टेड कौन है? चाइना और इंडिया। अगर ये जितने गल्फ के जो ऑयल एक्सपोर्टेड कंट्री है, ये ऑयल देना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक अमेरिका जंग रुकवा देगा। लेकिन ये कर ही नहीं रहे ना। जी हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम इनको डिफेंड कभी नहीं करते हैं। ये जो हुकूमतें हैं मुस्लिम कंट्रीज की, वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल है इस जेनोसाइड में, हम तो ये कहते हैं। भाई देखिए, अगर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब एक फलस्तीन का बच्चा, उसको खाना भी नसीब नहीं हो रहा, 2 दिन से बेचारा भूखा था। तो अब वहाँ पे तो किसी को इंसानियत दिख नहीं रही है और फिर वो लोग देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर। तो अगर हम 7 अक्टूबर से पहले देखे, चलो मैं मानता हूँ कि 7 अक्टूबर हुआ वो बहुत गलत हुआ, किसी भी मासूम की जान लेना गलत है। लेकिन उससे भी पहले देखे तो फलस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा है ना, वो उससे पहले भी बहुत हो रखा है। अच्छा चलो, 7 अक्टूबर तो गज्जा का कॉन्फ्लिक्ट है। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में भी वही हशर है। वेस्ट बैंक का जो 80% एरिया है ना, वो तो इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है। वो 20% है, वो सिर्फ फलस्तीन गवर्नमेंट की ऑथोरिटी में है। बाकी मैंने देखे थे वीडियोस बहुत सारे। लेकिन उस 20% में भी इजराइल ने मतलब इतना कर रखा है ना कि जो पानी सप्लाई होता है वो इजराइल से सप्लाई होता है फलस्तीन में। तो उस पानी पे भी उन्होंने रोक लगा रखी। जी वो तो गलत ही है। है। चलिए ठीक है, ये एक लंबी बात हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे।